स्कूल के पहले दिन देश ने रिजल्ट के हिसाब से सबको स्पिरिट बीस दी। क्लास में फर्स्ट रैंक लाने वाली मॉनिटर ने बिना एक पल सोचे एसएसएस रैंक की हेवनली डीमन सिल्वर स्नेक चुन ली, जबकि लास्ट रैंक पर रहने वाले मुझे सिर्फ एफ रैंक का एक ब्लैक बेयर मिला। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि एक्सट्रीम कोल्ड एपोकलिप्स आ गया और ब्लैक बेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से मुझे उसका टैलेंट स्किल कोल्ड रेजिस्टेंस मिल गया। दूसरी तरफ मॉनिटर की चुनी हुई व्हाइट स्नेक अभी ग्रो भी नहीं कर पाई थी और एपोकलिप्स के पहले ही दिन ठंड से मर गई। शून्य से भी नीचे टेम्परेचर पहुंचने पर मॉनिटर ने बाकी क्लासमेट्स के साथ मिलकर मेरे ब्लैक बेयर पर हमला किया, यहाँ तक कि मेरे सामने ही उसके मांस का हॉट पॉट बनाकर खाने लगी। मैं बुरी तरह घायल होकर बर्फीले एपोकलिप्स में नफरत और पछतावे के साथ मर गया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं फिर से उसी दिन लौट आया हूँ जब स्पिरिट बीस्ट चुने जा रहे थे। जैसे ही मैं पिछली जिंदगी की तरह ब्लैक बेयर उठाने वाला था, मॉनिटर अचानक चिल्लाई, रुको! वह अपनी सीट से उठी, पूरे शरीर पर बर्फ जैसी सफेद और क्रिस्टल जैसी चमकती स्केल्स वाली व्हाइट स्नेक का बच्चा उठाकर मेरे सामने आई और बिना कुछ पूछे उसे मेरी बाहों में ठूंस दिया। फिर इस डर से कि कहीं मैं ब्लैक बेयर न ले लूं, उसने जल्दी से बॉक्स में अकेले पड़े ब्लैक बेयर को उठा लिया और बोली, व्हाइट स्नेक तुम्हारी, मुझे ब्लैक बेयर चाहिए। पूरी क्लास यह देकर दंग रह गई, यहाँ तक कि क्लास टीचर ने भी नाखुशी से भौहें सिकोड़ ली। आखिर व्हाइट स्नेक इस बार आए सभी स्पिरिट बीस्ट में सबसे प्योर ब्लड लाइन वाली थी, जिसकी एंशिएंट ब्लड लाइन कॉन्सेंट्रेशन पूरे 80% थी। कहा जाता था कि वह एंशिएंट हेवनली डीमन पाइथन की डिसेंडेंट थी, जबकि ब्लैक बेयर की ब्लड लाइन सिर्फ 20% थी और उसकी स्पीशीज भी बहुत लो ग्रेड थी। दोनों के बीच का अंतर आसमान और जमीन जैसा था। किसी की समझ में नहीं आया कि ल्यू शाओयन व्हाइट स्नेक छोड़कर ब्लैक बेयर क्यों चुन रही है। शाओयन, लाइफ कंपेनियन स्पिरिट बीस्ट चुनना कोई मजाक नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की ग्रोथ लिमिट तय करेगा। जल्दी से शाओफैन से बदल लो। स्टूडेंट शाओफैन को इस व्हाइट स्नेक की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, मैं किसी भी स्पिरिट बीस्ट के साथ जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकी हूँ, लेकिन शाओफैन का कल्टीवेशन टैलेंट सामान्य है। अगर उसे इतनी मिक्स्ड ब्लड लाइन वाला ब्लैक बेयर मिला तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी मर्जी से शाओफैन के साथ स्पिरिट बीस्ट एक्सचेंज करना चाहती हूँ। ल्यू शाओयन की बात सुनकर पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। सब उसकी सेल्फलेसनेस देकर प्रभावित हो गए। शाओयान, कल्टीवेशन में सबसे जरूरी डाउ हार्ट होता है। तुम्हारा दिल इतना प्योर है कि स्पिरिट बीस्ट थोड़ा कमजोर भी हुआ तो भी तुम्हारा फ्यूचर अनलिमिटेड होगा। शाओफैन, क्या देख रहे हो? जल्दी से शाओयन को थैंक यू बोलो। मैंने ठंडी नजर से ल्यू शाओयन को देखा। व्हाइट स्नेक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह फेक काइंडनेस अपने पास रखो, मुझे वही ब्लैक बेयर चाहिए। ल्यू शाओयान की आंखों में घबराहट चमकी और उसने ब्लैक बेयर को और कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही उससे तंग कर रहा हूँ। शाओफैन, मुझे टेस्ट मत करो, मैं सच में एक्सचेंज करना चाहती हूँ। ये ड्रामा बंद करो, मुझे सच में नहीं चाहिए। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरी कलाई पर कुछ लिपट गया। अचानक तेज दर्द हुआ। नीचे देखा तो व्हाइट स्नेक ने मुझे काट लिया था। उसके छोटे छोटे दांत मेरी त्वचा में धंस गए और ताजा खून बाहर निकल आया। व्हाइट स्नेक ने अपनी दो मुंही जीभ निकालकर मेरी स्किन को हल्के हल्के चाटा। बात करते करते उसने मेरे साथ अपनी मर्जी से ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वह भी लाइफ एंड डेथ शेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पूरी क्लास मेरी तरफ देखकर हूटिंग करने लगी। हमें लगा शाओफैन बेवकूफी कर रहा है, इसलिए व्हाइट स्नेक नहीं ले रहा, लेकिन असल में तो ड्रामा कर रहा था। ऊपर से कह रहा था व्हाइट स्नेक वापस कर दो और इधर जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, कहीं ल्यू शाओयान अपना फैसला बदल न दे। कचरा इंसान ऊपर से दिखावा भी करता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद व्हाइट स्नेक चक्कर खाकर सो गई। मैं आसपास की बातें सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। उन्हें क्या पता मैं सच में इस बेकार व्हाइट स्नेक को नहीं चाहता था। जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद मैं सबकी तिरछी नजरों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सिर्फ मैं जानता था कि अभी सब जिस व्हाइट स्नेक को ट्रेजर समझ रहे हैं, सिर्फ 15 दिन बाद वही एक बेकार बोझ बन जाएगी। लेकिन जब मैंने ल्यू शाओयन की तरफ देखा तो मुझे अचानक सब समझ आ गया। जिस पल उसने व्हाइट स्नेक छोड़कर मुझसे ब्लैक बेयर छीनने की कोशिश की, उसी पल मुझे यकीन हो गया कि मेरी तरह वह भी रीबर्थ लेकर वापस आई है। पिछली जिंदगी में ल्यू शाओयान ने व्हाइट स्नेक चुनी थी और मेरे हिस्से में सिर्फ किसी के द्वारा न चुना गया ब्लैक बेयर आया था। लेकिन सिर्फ 15 दिन बाद एक्सट्रीम कोल्ड एपोकलिप्स आ गया। पूरी दुनिया -50 डिग्री की जानलेवा ठंड में डूब गई। धरती एक विशाल फ्रीजर बन गई। हाई ब्लड लाइन वाली व्हाइट स्नेक को दूसरी स्पिरिट बीस्ट की तुलना में ग्रो होने में बहुत ज्यादा समय चाहिए था। एपोकलिप्स के पहले ही दिन वह ठंड से मर गई। लेकिन मेरा ब्लैक बेयर, जिसे मैंने पूरे प्यार से पाला था, एडल्ट स्टेज में पहुंच चुका था और उसने टैलेंट स्किल शेयरिंग अवेकन कर लिया था। -50 डिग्री की ठंड में उसने अपना टैलेंट स्किल कोल्ड रेजिस्टेंस मेरे साथ शेयर किया। इसलिए पूरे एपोकलिप्स में मैं सबसे कम ठंड महसूस करने वाला इंसान बन गया। मैं स्कूल की एबिलिटी यूजर टीम के साथ सप्लाईज ढूंढने बाहर जाता था। रास्ते में ल्यू शाओयान कई बार ब्लैक बेयर को बहकाती रही कि वह मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उसका लाइफ कंपेनियन बन जाए, लेकिन ब्लैक बेयर ने हर बार उसे ठुकरा दिया। बार बार रिजेक्ट होने के बाद ल्यू शाओयन गुस्से से पागल हो गई और सबको कहने लगी कि ब्लैक बेयर का मांस खाने से भी कोल्ड रेजिस्टेंस मिल सकती है। फिर एक दिन सप्लाईज ढूंढने के दौरान उसने बाकी लोगों के साथ मिलकर मुझे और ब्लैक बेयर दोनों को मार डाला। इंसानों को खाकर जिंदा रहने वाले उस एपोकलिप्स में हम दोनों ही उनका खाना बन गए। मैं ठंडी नजर से ल्यू शाओयन की बाहों में मौजूद ब्लैक बेयर को देखने लगा। पिछली जिंदगी में मेरे और ब्लैक बेयर के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। हम ऐसे कॉमरेड्स थे जो अपनी पीठ भी एक दूसरे के भरोसे छोड़ सकते थे। लेकिन इस जन्म में वही ब्लैक बेयर ल्यू शाओयन के हाथ लग गया। मैं कोल्ड रेजिस्टेंस टैलेंट खो सका हूँ, लेकिन पिछली जिंदगी का बदला इस जन्म में खून से ही चुकाया जाएगा। मैं ब्लैक बेयर को देखता हुआ खोया हुआ था कि तभी उसने भी अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली और खिलौने जितना छोटा ब्लैक बेयर अचानक मुझे 2 बार आंख मार गया। 1 बार नहीं, 3 बार भी नहीं, बिल्कुल 2 बार। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 बार आंख मारना पिछली जिंदगी में हमारे बीच का सीक्रेट सिग्नल था। उसका मतलब था फिक्र मत करो। मेरे पहले वाले रिएक्शन से ब्लैक बेयर समझ गया था कि मैं भी रीबर्थ लेकर आया हूँ
और अब उसी सिग्नल से उसने मुझे बता दिया कि वह भी रीबर्थ लेकर लौटा है। ये सोचकर मैंने लियू शाओयान की तरफ एक ऐसी नजर डाली जैसे उसके लिए पहले से ही शोक मना रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि ब्लैक बेयर देखने में सीधा सादा लगा है। इसका मतलब यह नहीं कि उसका स्वभाव भी सीधा हो। मेरे सामने वाला यह ब्लैक बेयर अंदर से पूरा ब्लैक बेली था। मैं और ब्लैक बेयर आंखों ही आंखों में जल्दी जल्दी बात कर रहे थे कि तभी अचानक मेरे हाथ को एक ठंडे और मुलायम मुंह ने पकड़ लिया। नीचे देखा तो मेरी वही खूबसूरत लेकिन बिल्कुल बेकार नोबल लिटिल एंसेस्टर व्हाइट स्नेक थी। मैं बेकार नहीं हूँ, एक घमंडी और ठंडी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। और इंसान, उस काले बदसूरत भालू को मत देखा करो। मैंने दूसरे हाथ से व्हाइट स्नेक का सिर हल्के से ठोका। अभी तुमने बात की। व्हाइट स्नेक ने घमंड से अपनी जीभ उठाई और मेरी हथेली पर आराम से गोल होकर लेट गई। मुझे लगा इसे व्हाइट स्नेक नहीं लिटिल एंसेस्टर कहना चाहिए। मेरा नाम लिंग शुआंग है, अगर तुम चाहो तो मुझे क्वीन भी बुला सकते हो। मैंने उसकी पूंछ हल्के से थपथपाई। इतनी चुनी बियू बातें तुम्हें किसने सिखाई? उधर टीचर ब्लैक बोर्ड पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन बनाना सिखा रहे थे। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट इंसान शुरू करते हैं। बीस्ट रेस जन्म से ही घमंडी होती है। हालांकि बचपन में वे थोड़े शांत रहते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत कम बीस्ट ऐसे होते हैं जो किसी पसंदीदा इंसान को देकर खुद कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस खत्म होने के बाद पूरी क्लास अपने अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगी। मेरे अलावा अगर किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो कौन मानता कि एक एंशिएंट हेवनली डीमन ने मुझे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लिंग शुआंग, तुमने खुद मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? वह औरत बहुत बदबू करती है। बदबू? लियू शाओयान तो स्कूल की ब्यूटी क्वीन है। पता नहीं कितने लड़के उसके पीछे घूमते हैं। उन सब की नाक खराब है, आत्मा भी खराब है, दिमाग भी। तो मैं, मेरी बाहों में पड़ी व्हाइट स्नेक मेरी स्लीव में सिर छिपाते हुए थोड़ा झेंक कर बोली, ठीक ठाक। मैं खाली समय में उसकी चमकदार स्केल्स को उंगलियों से सहलाने लगा। उसकी बर्फ जैसी ठंडी स्केल्स हैरानी से बहुत स्मूथ थी, बिल्कुल सबसे महंगे सिल्क जैसी। कभी मैं उसकी जीभ छूता, कभी उसका शरीर। आखिर में खुद को रोक नहीं पाया और उसकी पतली खूबसूरत टेल पकड़ ली। सुना था सांप की पूंछ नहीं छूनी चाहिए, लेकिन यह तो अभी बेबी स्नेक है, शायद कोई बात नहीं होगी। जैसे ही मैंने उसकी टेल पकड़ी, लिंग शुआंग का पूरा शरीर बिजली लगने जैसा अकड़ गया। उसकी सफेद स्केल्स के बीच की स्किन गुलाबी हो गई। रुको, तुम बदमाश, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। इस समय वह बिल्कुल उस लड़की जैसी लग रही थी जिसका किसी ने फायदा उठा लिया हो। मैंने बिना कुछ हुआ जैसा चेहरा बनाकर हाथ पीछे कर लिया। छोटू, दिमाग में इतनी गंदी बातें मत लाया करो। लिंग शुआंग गुस्से से रोने जैसी हो गई। उसकी आंखों में पानी भर आया और उसने मुंह फेर लिया। अब उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। उधर लियू शाओयान ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन पूरा किया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आई और उसने ब्लैक बेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। फॉर्मेशन ने ब्लैक बेयर को घेर लिया और तेजी से घूमने लगा, लेकिन फॉर्मेशन के अंदर ब्लैक बेयर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से चुके से उसमें दो छोटे बदलाव कर दिए। साधारण इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी को पता चले मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया। फर्क सिर्फ इतना था कि मास्टर ब्लैक बेयर था और सर्वेंट लियू शाओयान। ये वही फॉर्मेशन था जो पिछली जिंदगी में मैं और ब्लैक बेयर एक एंशिएंट रूइंस में खोज कर लाए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में वह इसी ट्रैप से लियू शाओयान को फंसा देगा। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ब्लैक बेयर ने मेरी तरफ देखकर गर्व से मुस्कुराया। मैंने चुके से मेज के नीचे हाथ ले जाकर उसे थम्स अप दिखा दिया। इसलिए कहते हैं दुनिया में किसी को नाराज कर लो, लेकिन सीधे सादे इंसान को कभी मत करना। इंसान, तुम बहुत बुरे हो। मेरे कानों में फिर वही नाराज आवाज आई। मेरी चुनी ब्यू, घमंडी शर्मीली लिटिल स्नेक फिर शुरू हो गई थी। मैंने क्या किया? मैं उसकी ठंडी स्केल्स पर उंगली से हल्के हल्के टैप करने लगा। तुमने मेरी टेल छुई और अब दूसरी औरत से आंखों आंखों में बातें कर रहे हो। ऊपर से वह काली बदसूरत भालू। जितना लिंग शुआंग बोलती गई उतनी ही ज्यादा दुखी होती गई। मैंने मन ही मन सांस छोड़ी। लगता है ये छोटी सी जलने वाली पॉसेसिव स्नेक ही है। कुछ देर बाद पूरी क्लास ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया। टीचर ने सबको कल्टीवेशन रिसोर्सेज बांटे। मैंने सिर्फ एक स्नैक अपने लिए रखा और बाकी सारे लिंग शुआंग को खिला दिए। पूरे 19 स्नैक्स उसने एक एक करके इतनी तेजी से खा लिए कि क्लास से बाहर निकलने से पहले ही सब खत्म हो गए। सब लोग मुझे देखकर हैरान रह गए। शाओ फैन पागल हो गया है। पूरे हफ्ते का कल्टीवेशन रिसोर्स उसने व्हाइट स्नेक को खिला दिया। क्या इसने क्लास में ध्यान नहीं दिया? स्पिरिट बीस्ट धीरे ग्रो करते हैं, इतना जल्दी फीड नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअल स्टोन्स तो खुद कल्टीवेट करने के लिए होते हैं। व्हाइट स्नेक ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी किस्मत खराब कर ली। यहाँ तक कि टीचर भी नाराज हो गए। कुछ स्टूडेंट्स ध्यान दें, स्नैक्स हर महीने लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं। अगर बर्बाद कर दिए तो स्कूल एक्स्ट्रा नहीं देगा। मैंने सिर्फ इतना कहा। जी पता है, सच कहूँ तो पिछली जिंदगी में भी मैं ब्लैक बेयर के साथ रिसोर्सेज खुलकर शेयर करता था। बाकी स्टूडेंट्स 4:1 रेशियो रखते थे, लेकिन मैं हमेशा आधा आधा बांटा था। मेरे लिए हम दोनों बराबर के कॉमरेड्स थे, लेकिन ब्लैक बेयर को भी मैंने कभी इतना नहीं खिलाया जितना इस व्हाइट स्नेक को। यहाँ रेशियो था 19:1। सिर्फ बाकी लोग ही नहीं, मुझे भी लग रहा था कि मैं कुछ ज्यादा कर रहा हूँ। लेकिन तभी मुझे याद आया कि व्हाइट स्नेक ने मेरे साथ ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट किया है। साधारण इक्वल कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक मर जाए तो दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट में दोनों साथ जीते और साथ मरते हैं। अगर पिछली जिंदगी की तरह यह व्हाइट स्नेक अपोकलिप्स के पहले ही दिन ठंड से मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए फिलहाल इस लिटिल एंसेस्टर की जान सबसे ज्यादा जरूरी थी। बाकी समय टीचर ने सबको अपनी अपनी जगह कल्टीवेट करने भेज दिया। मैं व्हाइट स्नेक को गोद में लेकर बाहर निकला। लियू शाओयान के पास से गुजरते वक्त उसने आधा रास्ता रोक लिया और इतनी धीमी आवाज में बोली कि सिर्फ मैं सुन सकूं, मुझे पता है तुम भी रीबर्थ लेकर आए हो, लेकिन इस जन्म में ब्लैक बेयर मेरा है, कोल्ड रेजिस्टेंस भी मेरी होगी। मैंने उसे चाकू जैसी ठंडी नजर से देखा। तो फिर अच्छी तरह जिंदा रहना, क्योंकि इस बार मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मौत तक पहुंचाऊंगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका, लेकिन अगले ही पल वह घमंड से मुस्कुरा दी। अब मेरे पास ब्लैक बेयर है, मैं जरूर जिंदा रहूंगी। और तुम दोनों बेकार लोगों का क्या एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स के पहले ही दिन मरने का इंतजार करो। मेरी बाहों में बड़ी व्हाइट स्नेक ने आलस से अपनी पलकों को उठाकर लियू शाओयान की तरफ एक नजर डाली, फिर अपनी जीभ निकालकर उसकी तरफ फुफकार मारी। अगले ही पल हवा में इतनी भयानक सड़ी हुई बदबू फैल गई कि लियू शाओयान के चेहरे की सारी शांति पल भर में टूट गई। वह चीखते हुए कई कदम पीछे
पीछे हट गई। चाओफेन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस बदबूदार सांप को मुझसे दूर रखो। मैंने ठंडी हंसी हंसी और व्हाइट स्नेक को गोद में लेकर वहां से मुड़ गया। स्पिरिट बीस्ट पालना एक बॉटमलेस पिट जैसा था। इतने सारे स्नैक्स कहां से लाऊं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं लिंग शुआंग की स्केल्स पर उंगली से हल्के हल्के टैप करता हुआ सोच रहा था कि तभी मुझे पिछली जिंदगी की एक बात याद आई। एपोकलिप्स शुरू होने से पहले मीडिया ने एक स्मॉल स्पिरिट वेन का खुलासा किया था। समय के हिसाब से अभी तक शायद किसी को उस स्पिरिट वेन का पता नहीं चला होगा। मैं तुरंत व्हाइट स्नेक को लेकर कार से वहां की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जब मैं पिछली जिंदगी में याद की हुई स्पिरिट वेन की लोकेशन पर पहुंचा तो देखा लियू शाओयन मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वह एक बड़े फैमिली बैकग्राउंड से थी। उसके कनेक्शंस और रिसोर्सेज मेरी तरह एक आम इंसान से कहीं ज्यादा थे। मैं दूर खड़ा ठंडी नजरों से देखता रहा कि वह 20 से ज्यादा ताकतवर आदमियों के साथ स्पिरिट वेन की माइनिंग करवा रही थी। मेरी बाहों में पड़ी व्हाइट स्नेक उन चमकते हुए क्रिस्टल स्नैक्स को लालच भरी नजरों से देख रही थी। हर एक स्पिरिट क्रिस्टल निकलते ही उसकी आंखें चमक जाती और वह बार बार लार निकलने लगी। मैंने तुरंत उसकी आंखें अपनी हथेली से ढक दी। मत देखो, यहाँ वाले स्नैक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह ले जाऊंगा। मैं व्हाइट स्नेक को लेकर वहां से चल पड़ा, लेकिन हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देख रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक खुश आवाज गूंजी, भैया क्या सच में आप हो? मैं तुरंत रुक गया। श्योंग, अब तुम टेलीपैथी कर सकते हो? ब्लैक बेयर बोला। लियू शाओयन ने मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया। उसने मुझे सोल अवेकनिंग हर्ब खिलाई, इसलिए अब मैं माइंड कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। भैया आप व्हाइट स्नेक को लेकर कहीं आराम कर लो। जब सारे स्पिरिट क्रिस्टल्स निकल जाएंगे तब मैं आपको बुला लूंगा। ब्लैक बेयर से माइंड टॉक खत्म करके जैसे ही मेरा ध्यान वापस आया, मैंने देखा लिंग शुआंग अपनी छोटी सी खूबसूरत स्नेक फेस लेकर शक भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। उसका शरीर मेरी बाह पर लिपटा हुआ था और वह अपना चेहरा मेरे बिल्कुल पास ले आई। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे से टकराई। अजीब बात यह थी कि उसमें जंगली सांपों जैसी बदबू बिल्कुल नहीं थी, बल्कि हल्की सी मीठी खुशबू थी। लिंग शुआंग ने नाराज होकर मुझे घूरा, इंसान तुमने मेरी पीठ पीछे दूसरी औरत से चोरी छिपे बात की। मैंने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपनी बाह से उतार लिया और दूसरे हाथ से उसके गाल को हल्के से दबाया। छोड़ो, शब्द सोच समझ कर इस्तेमाल करो। लिंग शुआंग ने नाक सिकोड़ते हुए लगभग रोने वाली आवाज में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी सोल पर बेर की स्मेल है, वही काला भालू था ना? मैं हल्का सा मुस्कुराया। ये छोटी स्नेक सच में बहुत सेंसिटिव थी। लिंग शुआंग ने गर्व से कहा, हम हेवनली डीमन पाइथन क्लैन में ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट जिससे करते हैं वही हमारा लाइफ पार्टनर होता है। तुम उस ब्लैक बेयर के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते। मैंने अजीब चेहरे से उसे देखा। छोटू, तुम्हारी उम्र ही कितनी है? तुम्हें पार्टनर का मतलब भी पता है? लिंग शुआंग ने उदास होकर मेरी तरफ देखा। उसकी टेल धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक उसने अपनी ठंडी जीभ मेरे गाल पर हल्के से लगा दी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह बिजली की तरह पीछे हट गई और धीरे से बोली, मैंने तुम्हें चाट लिया, अब तुम मेरे हो। यहाँ मैंने अपना मार्क लगा दिया है, अब कोई और तुम्हें छू नहीं सकता। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे मुंह के कोने फड़कने लगे। ये कैसा मार्क है? तुम स्नेक नहीं डॉग लगी हो। स्पिरिट वेन की चिंता मैंने ब्लैक बेयर पर छोड़ दी और लिंग शुआंग को लेकर वापस कार में आ गया। एसी चलाया, तरबूज खाया और कार की स्क्रीन पर मूवी लगा दी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आने लगी। जब मेरी आंख खुली तब तक शाम हो चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल था, कहीं कोई रोशनी नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा और सन्नाटा। उसी समय ब्लैक बेयर की टेलीपैथी फिर आई, भैया जल्दी आइए, सब लोग जा चुके हैं। मैंने जवाब दिया, ठीक है आता हूँ। नीचे देखा तो लिंग शुआंग मुझे शक और शिकायत भरी नजरों से देख रही थी। जाने क्यों मुझे सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई चोरी करते पकड़ा गया हूँ। मैं जल्दी से बोला, हम दोनों ने और कोई बात नहीं की। लिंग शुआंग ने तुरंत मुंह फेर लिया, एक्सप्लेन मत करो, मैं नहीं सुनूंगी। आज पूरे दिन तुमसे बात नहीं करूंगी। रात के अंधेरे में मैं व्हाइट स्नेक को गोद में लेकर धीरे धीरे स्पिरिट वेन की तरफ बढ़ा। जैसा ब्लैक बेयर ने कहा था, वहाँ अब कोई नहीं था, सिर्फ स्पिरिट वेन को छिपाने वाला हिडन फॉर्मेशन बचा था। व्हाइट स्नेक ने मुझे स्पिरिट वेन के पास आते देखा। वह हैरान थी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन उसने अभी अभी कहा था कि वह मुझसे बात नहीं करेगी, इसलिए चाहे उसे कितनी भी जिज्ञासा हो वह बस अपने होंठ फुलाकर चुप रही। मैं फॉर्मेशन के बाहर छिपकर इंतजार करता रहा। कुछ ही देर बाद ब्लैक बेयर ने हिडन फॉर्मेशन खोल दिया और अपना सिर बाहर निकालकर मुझे देकर पंजा हिलाया। भैया, मेरी बाहों में पड़ी व्हाइट स्नेक ने ब्लैक बेयर को देखते ही जीभ निकालकर उसकी तरफ गुस्से से फुकार मारी और उसे डराने वाली नजर से घूरने लगी। मैंने तुरंत उसका मुंह दबा दिया और ब्लैक बेयर की तरफ बेबसी भरी मुस्कान दी। व्हाइट स्नेक का थोड़ा सा टेम्पर है। ब्लैक बेयर आगे आगे रास्ता दिखाने लगा। कोई बात नहीं भैया, मैं भाभी को बुरा नहीं मानूंगा। व्हाइट स्नेक का मुंह भले ही मैंने दबा रखा था, लेकिन उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज उठी, धत तेरे की, ये ब्लैक फॉक्स है, ब्लैक स्किन वाली फॉक्स। मुझे छोड़ो, मैं आज इसे काट कर ही रहूंगी। मैं अभी जिंदा हूँ और तुम मेरी आंखों के सामने इस ब्लैक फॉक्स के साथ मिलने आए हो। सिर्फ मर्दों को फंसाना जानती है। मुझे छोड़ो, आज इसका और मेरा फैसला हो जाएगा। वह इतना शोर मचा रही थी कि मेरा सिर दर्द करने लगा। मैंने ब्लैक बेयर के शरीर से निकलती स्पिरिचुअल पावर को देखा। पूरी दोपहर स्पिरिट स्टोन्स खाने के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर व्हाइट स्नेक से 50 गुना ज्यादा हो चुकी थी। मैंने मुस्कुराते हुए व्हाइट स्नेक को जमीन पर छोड़ दिया। जमीन पर उतरते ही लिंग शुआंग ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं सच में उसे छोड़ दूंगा। फिर वह कछुए जैसी स्लो स्पीड से ब्लैक बेयर की तरफ बढ़ने लगी। हर 2 कदम बाद पीछे मुड़कर मुझे देखती। चौथी बार पीछे मुड़कर उसने शक से पूछा, तुम मुझे रोकोगे नहीं? तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारी प्यारी ब्लैक फॉक्स को काट डालूंगी? मैंने ब्लैक बेयर की बढ़ी हुई स्पिरिचुअल पावर की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी तुम्हारी ताकत देखनी है। अगर तुम उसे काट कर मार दोगी तो फिर मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। मेरी बात सुनकर व्हाइट स्नेक की टेल बेचैनी से जमीन पर थपथपाने लगी। एक पल के लिए वह सच में तैयार हो गई, लेकिन फिर उसने ब्लैक बेयर की डरावनी स्पिरिचुअल पावर महसूस की और चुपचाप वापस मेरे पैरों के पास आ गई। चलो, इस बार तुमने अपनी गलती मान ली, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। मैं मन ही मन हंसा। यह सच में वीक पर रौब जमाने और स्ट्रॉन्ग से डरने वाली स्नेक थी। ब्लैक बेयर ने स्पिरिट स्टोन्स के ढेर को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक बहुत छोटा ढेर उसने अपने लिए रखा, एक छोटा ढेर मेरी तरफ किया और बाकी पूरा पहाड़ जैसा ढेर अलग रख दिया। लिंग शुआंग की आंखें उस बड़े ढेर पर टिक गईं और जलन भरी
आवाज में बोली, ये ब्लैक स्किन वाला तुम्हारे लिए तो बहुत जेनरस है। ब्लैक बेयर ने छोटे ढेर की तरफ इशारा किया, भैया ये आपके कल्टीवेशन के लिए काफी होगा। फिर उसने सबसे बड़े ढेर की तरफ इशारा किया, और ये सब भाभी के लिए। लिंग शुआंग फिर चिल्लाने लगे, इंसान, ये ब्लैक स्किन वाला तुम पर नहीं मुझ पर इंप्रेशन जमाना चाहता है। मैंने उसकी पेशानी पर हल्की सी चपत लगाई, तुम्हें लव डिजीज हो गई है क्या? हर बात में रोमांस ही दिखता है। लिंग शुआंग नाराज होकर चुप हो गई। मैंने ब्लैक बेयर से पूछा, मैंने पूरा स्पिरिट वेन खाली कर दिया है, लियू शाओयान तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? ब्लैक बेयर हंस पड़ा, भैया अब वो औरत मेरी हर बात मानती है। अगले दिन लियू शाओयान खाली हो चुके स्पिरिट वेन को देखकर दंग रह गई। तुमने सारे स्पिरिट स्टोन्स खा लिए? ब्लैक बेयर ने सिर हिलाया, इतना छोटा स्पिरिट वेन तो मेरे लिए स्नैक्स जैसा था। तुमने ही तो कहा था कि आधे महीने में कोल्ड रेजिस्टेंस टैलेंट अवेकन करना है। मुझे लगा है मैं अवेकनिंग की सीमा तक पहुंच गया हूँ। यह सुनकर लियू शाओयान ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी शिकायत करने लगी, इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स खाने के बाद भी तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी कम क्यों बढ़ी? तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत लो है। ब्लैक बेयर ने मुंह बनाकर कहा, अगर मेरी ब्लड लाइन इतनी बुरी लगती थी तो शुरू में मुझे चुनती ही क्यों? अब मुझे बहुत प्रेशर महसूस हो रहा है। इतना प्रेशर रहेगा तो शायद मेरा टैलेंट अवेकन ही ना हो। लियू शाओयान को पता था कि आधे महीने बाद ब्लैक बेयर का टैलेंट कितना कीमती होगा। ये सुनते ही वह घबरा गई। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर मुझे तुम पसंद नहीं होते तो मैं तुम्हें चुनती ही क्यों? बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? ब्लैक बेयर बोला, कल्टीवेशन के लिए स्नैक्स चाहिए, बस 10 ट्रक भरकर स्पिरिट स्टोन्स भिजवा दो। लियू शाओयान की आंखें फैल गईं। 10 ट्रक? ब्लैक बेयर बोला, अगर 10 ट्रक मिल गए तो शायद मैं एक और हायर लेवल टैलेंट अवेकन कर लूं, 10 माइल फ्रॉस्ट डोमेन, जिससे 10 किलोमीटर के अंदर सभी लोगों को कोल्ड रेजिस्टेंस मिल जाएगी। ये सुनते ही लियू शाओयान की आंखों में लालच चमक उठा। अगर अपोकलिप्स के समय वह पूरे शहर को ठंड से बचा सके तो वह क्वीन से कम नहीं होगी। उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 10 ट्रक लेकर आऊंगी। अपोकलिप्स आने वाला था, इसलिए उसके लिए पैसा अब सिर्फ बेकार कागज था। हालांकि उसका परिवार बहुत अमीर था, लेकिन किसी ने भी उसकी एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स वाली बात पर भरोसा नहीं किया। सबको लगा वह पागल हो गई है, और एक लो ब्लड लाइन वाले ब्लैक बेयर पर इतना पैसा खर्च करना बेवकूफी है। घर वालों ने मदद करने से मना कर दिया, इसलिए उसने अपना घर, गाड़ी, सारे लग्जरी बैग्स, ज्वेलरी और बचपन से मिली हर कीमती चीज बेच दी। जब मैं स्कूल में दोबारा उससे मिला तो वह पुराने कपड़े पहन रही थी। लंच में सिर्फ सूखी रोटी और लाओ गान मा सॉस खा रही थी। स्पष्ट था कि उसने अपनी पूरी दौलत ब्लैक बेयर पर लुटा दी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिन 10 ट्रक स्पिरिट स्टोन्स के लिए उसने अपनी पूरी संपत्ति बेच दी, उनमें से ब्लैक बेयर ने सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा खुद रखा था। बाकी के 99.99% स्पिरिट स्टोन्स मेरे और व्हाइट स्नेक के पास पहुंच चुके थे। मैं सिर्फ 1-2 स्पिरिट स्टोन्स खुद इस्तेमाल करता था ताकि स्पिरिचुअल पावर चलाना न भूल जाऊं। बाकी सब व्हाइट स्नेक को खिला देता था। व्हाइट स्नेक स्पिरिट स्टोन्स इतनी तेजी से अब्सॉर्ब करती थी कि वह गहरी नींद में रहते हुए भी अपने आसपास रखे सारे स्पिरिट स्टोन्स पल भर में पाउडर बना देती थी। सिर्फ उसके कल्टीवेशन से मुझे मिलने वाली शेयर्ड स्पिरिचुअल पावर ही मुझे पिछली जिंदगी से कई गुना स्ट्रॉन्ग बना चुकी थी। उधर लियू शाओयान की स्पिरिचुअल पावर अब क्लास के साधारण स्टूडेंट्स से भी कम हो गई थी। उसने एक भी स्पिरिट स्टोन खुद पर खर्च नहीं किया था। ब्लैक बेयर हर बार उसे मेंटल प्रेशर देता, अगर तुम्हारी वजह से मुझे एक भी स्पिरिट स्टोन कम मिला और मेरा टैलेंट अवेकन नहीं हुआ तो बाद में मुझे दोष मत देना। अब पूरे स्कूल में लोग कहने लगे कि लियू शाओयान पागल हो गई है। पहले दिन से ही उसने सबसे कमजोर ब्लैक बेयर चुना और उसके बाद से उसका दिमाग जैसे खराब हो गया। लेकिन लियू शाओयान इन बातों पर सिर्फ हंस देती। तुम लोग कुछ नहीं जानते, कुछ ही दिनों में साबित हो जाएगा कि सही मैं हूँ। फिर एक रात तपती गर्मियों के बीच अचानक पूरी दुनिया का तापमान गिर गया। हर जगह बर्फ गिरने लगी। शुरू में लोग मजाक उड़ाते रहे कि जून में बर्फ पड़ रही है, लेकिन अगले दिन दोपहर तक तापमान -20 डिग्री पहुंच गया। अब लोगों को सच में डर लगने लगा। इतना अजीब मौसम, कहीं कोई बड़ी डिजास्टर तो नहीं आने वाली? बर्फ लगातार बढ़ती जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। स्कूल ने तुरंत सभी स्टूडेंट्स को वापस कैंपस बुला लिया। गर्ल्स हॉस्टल में लियू शाओयान ठंड से कांपते हुए अपने शरीर को कसकर लपेट रही थी। कुछ समय तक कल्टीवेशन न करने की वजह से लियू शाओयान के शरीर की स्पिरिचुअल पावर बहुत कमजोर हो गई थी। वह बस एक आम इंसान से थोड़ी सी ही ज्यादा थी। ठंड से उसकी नाक पूरी लाल हो चुकी थी और वह लगातार टिश्यू से अपनी बहती नाक पोंछ रही थी। वह कांपते हुए ब्लैक बेयर की तरफ देखने लगी। ब्लैक बेयर, तुम्हारा टैलेंट अवेकन हुआ या नहीं? ब्लैक बेयर जमीन पर आराम से स्नैक्स चबाता रहा। 10 दिन बीत चुके थे। अब उसका शरीर पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था और वह लगभग अडल्ट स्टेज में पहुंच गया था। उसने बिना जल्दी किए कहा, इतनी जल्दी मत करो, बस होने ही वाला है। लियू शाओयान के मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगा। पिछली जिंदगी में शाओ फैन तो बस एक गरीब लड़का था। चाहे वह कितने भी रूइंस एक्सप्लोर करता, ब्लैक बेयर को ज्यादा स्नैक्स नहीं खिला सकता था। फिर भी उस समय ब्लैक बेयर ने टैलेंट अवेकन कर लिया था। इस बार मैंने उससे कहीं ज्यादा रिसोर्सेज दिए हैं, फिर भी टैलेंट क्यों अवेकन नहीं हो रहा? उसने ब्लैक बेयर की तरफ घूर कर पूछा। ब्लैक बेयर, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? ब्लैक बेयर ने नाराज होकर कहा, मैं इतनी मेहनत से कल्टीवेशन किसके लिए कर रहा हूँ और अब तुम मुझ पर ही शक कर रही हो? असल में मेरा टैलेंट पूरी तरह अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी से तुम्हारे साथ थोड़ा सा हीट शेयर कर सकता था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारे दिए हुए स्नैक्स तुम्हें ही वापस कर दूं। मुझे उनकी जरूरत नहीं। मेरे पूरे शरीर पर मोटी फर है। तुम्हारे स्नैक्स के बिना भी मैं ठंड से नहीं मरूंगा। लियू शाओयान तुरंत घबरा गई। नहीं, मेरी गलती थी, मैंने गुस्से में बोल दिया था। स्नैक्स तुम ही रखो, तुम्हारा टैलेंट अवेकन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्लैक बेयर ने ठंडी आवाज में फूंक काटते हुए फिर से स्पिरिट स्टोन्स खाना शुरू कर दिया। स्पिरिट स्टोन्स खाते खाते उसने जानबूझकर बहुत ही थोड़ी सी गर्मी लियू शाओयान के शरीर में भेजी, सिर्फ इतनी कि वह असली अपोकलिप्स आने से पहले ठंड से मर न जाए। शरीर में हल्की सी गर्माहट महसूस होते ही लियू शाओयान का शक फिर खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद चाहे इंसान कल्टीवेशन करे या स्पिरिट बीस्ट, दोनों की स्पिरिचुअल पावर का 10वां हिस्सा अपने पार्टनर को मिलता है। ब्लैक बेयर हमेशा लियू शाओयान को बहुत कम स्पिरिचुअल पावर देता था, इसलिए उसे लगता था कि ब्लैक बेयर ने खुद भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब नहीं की। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वजह यह नहीं थी। असल वजह यह थी कि दोनों के बीच मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट था। ब्लैक
बेयर चाहे जितनी स्पिरिचुअल पावर देना चाहे या बिल्कुल न देना चाहे, सब कुछ उसकी अपनी मर्जी पर निर्भर था। उधर दूसरी डॉर्मेटोरी में मैं बेड के सहारे बैठकर प्रोजेक्टर स्क्रीन पर मूवी देख रहा था। कमरे के सारे स्पिरिट स्टोन्स पूरी तरह अब्सॉर्ब होकर पाउडर बन चुके थे, लेकिन व्हाइट स्नेक अभी भी गहरी नींद में थी। अब वह अनजाने में बेबी स्टेज से निकलकर पूरी तरह एडल्ट स्पिरिट बीस्ट बन चुकी थी। उसका शरीर पानी के ड्रम जितना मोटा हो गया था और उसके बर्फ जैसे सफेद स्केल्स अंधेरे में हल्की ठंडी चमक बिखेर रहे थे। मैं बेड से उतरकर उसके स्केल्स पर हाथ फेरने लगा। उनके अंदर छिपी हुई बेहद ताकतवर लाइफ फोर्स साफ महसूस हो रही थी। दीवार पर लगी क्लॉक धीरे धीरे रात के 12 बजे के करीब पहुंच रही थी। असली अपोकलिप्स अब शुरू होने वाला था। मैं मन ही मन सोचने लगा, इस बार व्हाइट स्नेक शायद पहले दिन ही ठंड से नहीं मरेगी। जैसे ही रात के 12 बजे पूरी दुनिया का टेम्परेचर एक बार फिर अचानक गिर गया। कमरे के थर्मोमीटर पर अब टेम्परेचर -50 डिग्री दिख रहा था। मैं खुद कल्टीवेटर था, ऊपर से व्हाइट स्नेक की स्पिरिचुअल पावर लगातार मुझे मिल रही थी, इसलिए इतनी ठंड मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी और अब उसकी मोटाई एक पूरी बिल्डिंग जितनी हो चुकी थी। तभी क्लास टीचर ने ग्रुप में मैसेज भेजा और सभी स्टूडेंट्स से अपनी कंडीशन रिपोर्ट करने को कहा। अगर कोई स्टूडेंट ठंड सहन नहीं कर पा रहा होगा तो स्कूल तुरंत रेस्क्यू टीम भेजेगा। साथ ही एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से स्टाफ कम पड़ रहा था, इसलिए इमरजेंसी वॉलंटियर्स की भी जरूरत थी। मैंने बिना सोचे वॉलंटियर बनने के लिए अपना नाम लिख दिया और अलग अलग डॉर्मेट्री में स्टूडेंट्स को सप्लाईज बांटने निकल पड़ा। जब मैं गर्ल्स डॉर्मेट्री पहुंचा और लियू शाओयन के कमरे के सामने से गुजरा, मैं बिना रुके सीधे आगे बढ़ गया। एक एक करके क्लास ग्रुप में स्टूडेंट्स मैसेज भेजने लगे कि उन्हें सप्लाईज मिल चुकी हैं। तभी लियू शाओयन ने ग्रुप में मुझे टैग किया। क्या हो रहा है, मेरी सप्लाईज कहाँ है? मैंने बिना कुछ कहे ग्रुप में कुछ फोटोज भेज दी। उन फोटोज में साफ दिख रहा था कि लियू शाओयन ने अपोकलिप्स से पहले सुपरमार्केट से बड़ी मात्रा में फूड और डेली सप्लाईज खरीदकर स्कूल में स्टोर कर ली थी। मैंने लिखा, स्कूल ने कहा है कि अभी सप्लाईज बहुत लिमिटेड हैं, बर्फ लगातार गिर रही है और पता नहीं कब तक रुकेगी। मुझे लगता है कि रिसोर्सेज उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ग्रुप में तुरंत मैसेजेस की बाढ़ आ गई। तो क्लास मॉनिटर को पहले से सब पता था। इतना सारा फूड और डेली सप्लाईज जमा करके रखे हैं, इतना सब होने के बाद भी स्कूल की रिलीफ सप्लाईज चाहिए। ये कैसी क्लास मॉनिटर है? अपना सामान भी सब में बांटना चाहिए। एक पल में लियू शाओयन सबकी नजरों में विलन बन गई। उसने फिर मुझे टैग किया, शाओफैन ड्रामा मत करो, तुम्हें भी पहले से एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स का पता था, तुमने भी तो बहुत सप्लाईज जमा की थी, अपनी क्यों नहीं बांटे? मैंने 2 खाली इंस्टेंट नूडल्स के कार्टन की फोटो भेज दी। फिर लिखा, मुझे नहीं पता तुम किस अपोकलिप्स की बात कर रही हो, सब जानते हैं मेरा परिवार गरीब है, मॉल में डिस्काउंट लगी थी इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा इंस्टेंट नूडल्स खरीद लिए थे, अभी वो सब मैं स्टूडेंट्स में बांट चुका हूँ। तभी टीचर ने भी ग्रुप में लिखा, सभी स्टूडेंट्स को जो 10-10 पैकेट नूडल्स मिले हैं वो शाओफैन ने अपनी पर्सनल सप्लाईज से दिए हैं। अब ग्रुप में फिर लियू शाओयन पर ताने बरसने लगे। देखा, शाओफैन तुमसे कहीं ज्यादा जेनरस है। लियू शाओयन के पास अब कोई जवाब नहीं बचा। वह ग्रुप में चुप हो गई, लेकिन तुरंत मुझे प्राइवेट मैसेज भेज दिया, शाओफैन मान लिया, सबके सामने तुम हीरो बन गए, लेकिन तुम्हारी वो बेकार व्हाइट स्नेक इस समय तक तो ठंड से मर चुकी होगी, है ना? मैंने कारपेट पर चैन से सो रही व्हाइट स्नेक की एक वीडियो बनाकर उसे भेज दी। तुम इसकी बात कर रही हो? ये तो आराम से सुअर की तरह सो रही है। वीडियो में व्हाइट स्नेक की आंखें बंद थी, लेकिन उसके शरीर से निकलती विशाल स्पिरिचुअल पावर साफ बता रही थी कि वह पहले से कहीं बेहतर हालत में थी। लियू शाओयन ने तुरंत जवाब दिया, इम्पॉसिबल, ये पुरानी वीडियो है। उस बेकार स्नेक की ग्रोथ इतनी स्लो थी और उसका शरीर इतना फ्रेजाइल, वो अभी तक जरूर मर चुकी होगी। मैंने बस एक जम्हाई ली और उसे रिप्लाई नहीं किया। इतनी स्पिरिचुअल पावर होने के बावजूद -50 डिग्री की ठंड मुझे भी थोड़ी महसूस हो रही थी। मैं कबर्ड खोलकर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट निकालने ही वाला था कि अचानक एक गर्म स्पिरिचुअल पावर ने पूरे शरीर को ढक लिया। वो एहसास मेरे लिए बिल्कुल जाना पहचाना था। ये ब्लैक बेयर की शेयर्ड वार्मथ थी। मैंने हैरानी से पूछा, श्योंग, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया, फिर भी तुम टैलेंट शेयर कर सकते हो? ब्लैक बेयर हंस पड़ा, भैया मेरा असली टैलेंट आखिरकार अवेकन हो गया। तभी मुझे याद आया कि ब्लैक बेयर का असली टैलेंट सिर्फ कोल्ड रेजिस्टेंस नहीं था, बल्कि 10 माइल कोल्ड प्रोटेक्शन था। पिछली जिंदगी में मेरे पास इतने स्पिरिट स्टोन्स नहीं थे कि उसका पूरा टैलेंट अवेकन करा पाता। मुझे बचाने के लिए उसने जबरदस्ती अधूरा टैलेंट अवेकन किया था, इसलिए तब सिर्फ लो वर्जन कोल्ड रेजिस्टेंस मिला था। मैंने पूछा, लियू शाओयन कैसी है? ब्लैक बेयर ने तुरंत विजन शेयर कर दिया। विजन में लियू शाओयन बुरी तरह कांप रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि ब्लैक बेयर टैलेंट अवेकन करते ही उसे ठंड से बचा लेगा, इसलिए उसने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स तक नहीं खरीदे थे। अब वह सिर्फ एक पतले समर क्विल्ट में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा बैंगनी पड़ चुका था और उसके दांत लगातार बज रहे थे। तुम्हारा टैलेंट अभी तक अवेकन नहीं हुआ? ब्लैक बेयर बिना जवाब दिए बेड पर कूदा और अपने हिप से उसे जोर का धक्का दे दिया। वह सीधा ठंडी जमीन पर जा गिरी। जोरदार आवाज आई और न जाने उसकी कितनी हड्डियां टूट गईं। दर्द से तड़पते हुए उसने चिल्लाकर पूछा, तुमने ये क्या किया? ब्लैक बेयर शांत स्वर में बोला, एक गुड न्यूज है, मेरा टैलेंट अवेकन हो गया। ये सुनते ही लियू शाओयन की आंखें चमक उठी। जल्दी अपना टैलेंट मेरे साथ शेयर करो, मैं ठंड से मर जाऊंगी। ब्लैक बेयर मुस्कुराया, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें शेयर करूंगा? लियू शाओयन चीख पड़ी, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर तुम्हें इतने स्पिरिट स्टोन्स खिलाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट पावर एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कॉन्ट्रैक्ट से उसे कोई पावर ही नहीं मिली। ब्लैक बेयर हंसा, जरा ध्यान से देखो हमारे बीच किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। लियू शाओयन ने कॉन्ट्रैक्ट दोबारा चेक किया, तभी उसे दिखा कि फॉर्मेशन की 2 लाइंस बदल दी गई थी। ब्लैक बेयर बोला, देख लिया, ये इक्वल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है और मास्टर मैं हूँ, तुम नहीं। तुम मेरे टैलेंट की हकदार नहीं हो। लियू शाओयन जमीन पर जड़ होकर बैठ गई। तुम भी रिबॉर्न हुए हो? ब्लैक बेयर बोला, सिर्फ मैं नहीं, शाओफैन भैया भी रिबॉर्न हुए हैं। पिछली जिंदगी तुमने लोगों के साथ मिलकर हमें मारकर हमारा मांस खाया था, अब हमारी बारी है हिसाब चुकता करने की। लियू शाओयन डर गई, लेकिन फिर भी बोली, तो क्या हुआ? शाओफैन ने उस बेकार व्हाइट स्नेक से ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे ही व्हाइट स्नेक मरेगी शाओफैन भी मर जाएगा। ब्लैक बेयर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर
पर चला गया। एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स पूरी तरह शुरू हो चुका था। दुनिया भर में अब टेम्परेचर पब्लिक नहीं किया जा रहा था। पिछली जिंदगी की तरह इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और इंटरनेट पूरी तरह कोलैप्स हो चुके थे। उस रात बहुत से लोग सोए लेकिन दोबारा कभी नहीं उठे। 5 दिन और बीत गए। स्कूल का पूरा ऑर्डर टूट चुका था। कई स्टूडेंट्स के पास फूड खत्म हो चुका था और वे दूसरे डॉर्मिटोरी लूटने लगे थे। कुछ स्ट्रॉन्ग अवेकेंड स्टूडेंट्स ने मुझे भी टारगेट बनाया। मैंने अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया। ब्लैक बेयर की कोल्ड प्रोटेक्शन और व्हाइट स्नेक से मिली विशाल स्पिरिचुअल पावर के साथ अब स्कूल के कई टीचर्स भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे। चाहे सामने कितने भी लोग आ जाएं, मुझे कोई डर नहीं था। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से नॉक होने लगी। मैंने हथेली में स्पिरिचुअल पावर जमा कर ली, लेकिन मेरे अटैक करने से पहले ही कमरे के अंदर से एक विशाल एनर्जी वेव बाहर फट पड़ी। सिर्फ आवाज सुनकर ही मैं समझ गया कि बाहर खड़े लोग हवा में उछल गए होंगे। व्हाइट स्नेक अभी भी कारपेट पर आंखें बंद किए लेटी थी। तभी उसके डिवाइन सेंस से निकली एक ठंडी लेकिन शाही आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं दरवाजे के बाहर मौजूद सभी लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। मैंने व्हाइट स्नेक के सिर पर हाथ फेरा। लिंग शुआंग, क्या तुम जागने वाली हो? उधर लिu शाओयान के डॉर्मेट्री में भी कुछ लोग घुसने आए थे, लेकिन ब्लैक बेयर ने सबको भगा दिया। ब्लैक बेयर की वजह से लिu शाओयान अभी तक जिंदा थी, लेकिन मौत अब भी उसके बहुत करीब थी। वह टूटी हड्डियों के साथ जमीन पर पड़ी थी, घावों से सड़ांध उठ रही थी। जब भी दर्द से बेहोश होने लगी, ब्लैक बेयर उसे थप्पड़ मारकर फिर जगा देता। ब्लैक बेयर की मेमोरी बहुत तेज थी और वह जबरदस्त बदला लेने वाला था। पिछली जिंदगी में जिन लोगों ने लिu शाओयान के साथ मिलकर हमें मारा था, उसने उन सबको एक एक करके ढूंढ निकाला और एक ही पंजे के वार से खत्म कर दिया। बाकी लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसने अपना टैलेंट एंड माइल्ड कोल्ड प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर दिया। पूरा स्कूल एक गर्म लहर से भर गया, जैसे किसी गॉड का ब्लेसिंग मिल गया हो। यहाँ तक कि मरने का इंतजार कर रही लिu शाओयान को भी पहली बार वार्मथ महसूस हुई। लेकिन दूसरों के लिए जो ब्लेसिंग थी, वही उसके लिए मौत की घंटी बन गई। उसकी सिर्फ हड्डियां ही नहीं, अंदर के कई ऑर्गन्स भी गिरने से फट चुके थे। एक्सट्रीम कोल्ड ने अब तक उनके सड़ने की प्रोसेस रोक रखी थी, लेकिन अचानक शरीर गर्म होते ही उसके ऑर्गन्स तेजी से फेल होने लगे। वह धीरे धीरे जमीन पर रेंगती रही, शायद कोई आरामदायक पोजीशन ढूंढ रही थी। बैंगनी रंग का खून उसके शरीर से बहने लगा और आखिरी सांस तक उसकी आंखें खुली रह गईं। विजन खत्म होने पर मैंने बस ठंडे स्वर में कहा, अच्छा हुआ, यही अंजाम होना चाहिए था। अगली सुबह मुझे अपने शरीर पर अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। आंखें खोली तो देखा कि एक बेहद नरम और गर्म शरीर मुझे कसकर लिटा हुआ था। मेरे सामने एक बेमिसाल खूबसूरत लड़की थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी, भौहें चित्र जैसी सुंदर, लंबी पलकों वाली बंद फीनिक्स आईज और कमर तक गिरते बर्फ जैसे सफेद बाल थे। उसका पूरा शरीर हल्की चांदनी जैसी चमक बिखेर रहा था। मैंने हल्का सा हिलने की कोशिश की, तभी उसकी लंबी फीनिक्स आईज धीरे धीरे खुली। उनमें इंसानों जैसी प्यूपल्स नहीं, बल्कि हल्के सिल्वर रंग की वर्टिकल स्नेक प्यूपल्स थी। उसकी परिचित प्रेजेंस महसूस करते हुए मैंने धीरे से पूछा, लिंग शुआंग। उसके होठों पर खुश मुस्कान फैल गई। अगले ही पल वह पलटकर सीधे मेरे ऊपर आ बैठी। ठंडी हवा अचानक मेरी त्वचा से टकराई और उसी समय वह युवती, उसके शरीर से निकलती ठंडी लेकिन सुकून देने वाली गर्माहट ने मुझे पूरी तरह अपनी बाहों में भर लिया। वह धीरे धीरे झुक गई। उसके झरने जैसे सफेद बाल मेरे चेहरे पर बिखर गए और उनसे हल्की सी मनमोहक खुशबू आने लगी। मैं थोड़ा घबराकर उसकी तरफ देखने लगा। उसका बेमिसाल खूबसूरत चेहरा मेरे बिल्कुल सामने था। उसकी त्वचा सफेद जेड से भी ज्यादा निर्मल और चमकदार थी, मासूम भी और बेहद आकर्षक भी। उसकी पीठ के पीछे बर्फ जैसी सफेद स्नेक टेल धीरे धीरे लहरा रही थी। तभी उसकी ठंडी लेकिन दिल को मोह लेने वाली आवाज सुनाई दी, मैन, क्या तुमने इस क्वीन को मिस किया? मैं मुस्कुराया। बस मैन और क्वीन सुनते ही मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये लिंग शुआंग ही है। मैंने शांत होकर कहा, आखिरकार जागने का मन कर ही गया। वह हल्का सा हंसी। उसकी हंसी किसी मधुर संगीत जैसी थी। लगता है तुम इस क्वीन की चिंता कर रहे थे। मैंने कंधे उचकाए। अगर तुम मर जाती तो ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे भी मरना पड़ता। वह अचानक झुककर मेरे गाल पर हल्का सा किस कर गई, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा मुंह अब भी उतना ही जिद्दी है। मैंने उसे हल्के से पीछे किया। लिंग शुआंग, ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद सबसे पहला काम यही करना था? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। ये पहला काम नहीं है, इस क्वीन ने तो तुम्हें पहले भी लिख किया था। हम तो बहुत पहले ही अपना मार छोड़ चुके हैं। इतने दिनों तक उसके न जागने की वजह ये थी कि वह लगातार अपना टैलेंट अवेकन कर रही थी। उसकी ब्लड लाइन बेहद नोबल थी, इसलिए उसका टैलेंट अवेकन करना दूसरे स्पिरिट बीस्ट से कहीं ज्यादा मुश्किल था। लेकिन आखिरकार वह सफल हो गई। मैंने पूछा, लिंग शुआंग, तुम्हारा टैलेंट क्या है? उसने लापरवाही से कहा, बहुत बड़ा है। मैंने अनजाने में उसकी चेस्ट की तरफ देखा और अजीब नजर से उसे घूरने लगा। लिंग शुआंग ने तुरंत